सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 24 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। हम अपने भावों को अभिव्यक्ति शब्दों तथा वाक्यों के द्वारा करते हैं। ठीक है, हम अपने भावों की जो अभिव्यक्ति करते हैं वो शब्दों या वाक्यों के द्वारा करते हैं। भावों के उतार चढ़ाव को प्रकट करने के लिए हमें प्रत्येक अभिव्यक्ति के पश्चात कुछ देर रुककर आगे बढ़ना होता है। ठीक है, जब भी हम बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो उस समय हम अपने भावों को दिखाने के लिए कि हम जो भी पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें क्या भाव है, तो उसको दिखाने के लिए हमें जो पूरा वाक्य होता है उसके बाद हमें या तो थोड़ी देर के लिए रुकना होता है या रुक करके हमें थोड़ा आगे बढ़ना होता है, थोड़ा रुकना होता है, ज्यादा रुकना होता है। ये सब चीजें जो होती हैं, इस रुकने को दर्शाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे हम बोलते हैं, बोलते समय हमें पूरी बात करने के बाद कुछ देर के लिए रुकते हैं या ज्यादा देर के लिए रुकते हैं, तो हम जो बोल रहे हैं उसी बोलने को जो हम लिखते हैं, तो लिखते समय भी हमें अब रुकना तो हम नहीं दिखा सकते कि हाँ हमने ऐसे लिख दिया और हम यहाँ पे इतनी देर के लिए रुके, 2 सेकंड के लिए रुके तो हम 2 सेकंड का गैप छोड़ेंगे फिर ऐसे लिखें, ऐसा तो नहीं होता। इन जो रुकने वाली बात है, इसको जब हम लिखित रूप में करते हैं तो वहां दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिससे सामने वाला जो पढ़ रहा है उसे ये पता चल जाता है कि हमने जो भी लिखा है उसमें हमारा कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। रुकने को दर्शाने के लिए निश्चित किए गए ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, तो व्याकरण में जो चिन्ह फिक्स किए गए हैं, निश्चित किए गए हैं कि ये इस चीज को, इस भाव को दर्शाने के लिए ये चिन्ह होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना। ठीक है, अगर हम सीधा सीधा पूछा जाए कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या है, तो अर्थ होता है इसका रुकना। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए वक्ता को स्थान स्थान पर रुकना विराम कहलाता है। ठीक है, जो वक्ता होता है यानी जो बोलने वाला होता है, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जो बोलने वाला व्यक्ति स्थान स्थान पर जो रुकता है, तो रुकने को विराम कहते हैं, और विराम को प्रकट करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, और लिखते समय रुकने के स्थान पर जो विशेष चिन्ह लगाए जाते हैं वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं, जैसे पूर्ण विराम, ये इस प्रकार से होता है। अर्ध विराम इस प्रकार, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक, निर्देशक, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह और विवरण चिन्ह। तो ये कुल 12 मुख्य चिन्ह होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण विराम के बारे में। प्रश्नवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर शेष वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो प्रश्नवाचक और एक विस्मयादि बोधक, इन 2 तरह के वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में सबसे आखिरी में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब पूर्ण विराम का शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालें तो पूर्ण यानी कि पूरा, विराम यानी कि रुकना। हमें जब हम पूरी तरह से रुक जाते हैं, यानी कि जब हमारी बात पूरी हो जाती है और उसके बाद हम रुकते हैं, तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब हमने सिर्फ इतना ही बताना था कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो हमें वहां पे हम पूर्ण विराम लगाएंगे कि यानी इससे आगे अब हमें कुछ नहीं कहना है, ये हमारी बात पूरी हो गई। अब बात करते हैं अर्ध विराम की। अर्ध यानी कि आधा, विराम यानी कि रुकना। तो आधा रुकना, जब पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना होता है तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम में ज्यादा देर रुकते हैं, उससे जब हमें कम रुकना होता है तब हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, और अर्ध विराम के बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे भी हम कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, तो हमें बीच में थोड़ी सी देर के लिए रुकना होता है, तब हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। मामा तो चले गए, मामी नहीं गई। ठीक है, अब देखिए, जब हम बोल रहे हैं मामा तो चले गए, तो हम यहाँ पे रुक रहे हैं थोड़ी देर, फिर हम बोल रहे हैं मामी नहीं गई, तो ये रुकना ही हमारा अर्ध विराम होता है। अब बात करते हैं अल्प विराम के बारे में। किसी भी वाक्य को बोलते समय जब अर्ध विराम से कम समय रुकना होता है तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प यानी कि थोड़ा, विराम यानी कि रुकना, तो थोड़ा रुकना। अर्ध विराम जब हम पूर्ण विराम से आधा रुकते हैं, अर्ध यानी आधा, आधी देर हम रुकते हैं। अब अल्प विराम जो हम अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकते हैं, तो उस समय पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। अब अल्प विराम का प्रयोग करने के लिए भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। सबसे पहले होती है 2 या 2 से अधिक शब्दों को अलग करके दिखाने के लिए, जैसे केला, आम और अंगूर ले जाओ। अब आप देख सकते हैं केला और आम दोनों शब्द बोलते समय जितना हम यहाँ पे रुके थे उससे भी कम समय के लिए हम रुक रहे हैं, और यहाँ पे साथ ही हम कर क्या रहे हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों को अलग करके हम दिखा रहे हैं। केला और आम, इन दोनों शब्दों को हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार
पदबंधों या वाक्यों को अलग करने के लिए, पदबंध यानी कि कोई वाक्य है या अलग अलग पदों का बंध यानी कोई समूह है, उसको जब हम अलग करते हैं, जैसे मैं स्कूल से आता हूँ, खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दो वाक्यों को अलग किया गया है। इन वाक्यों को अलग करने के लिए यहाँ पे और का प्रयोग किया गया है, पर लेकिन यहाँ पे और का जो प्रयोग होता है वो हमारा सबसे आखिरी वाले दो वाक्यों के बीच में होता है, पर उनसे पहले जितने भी वाक्य आएंगे या जितने भी शब्द आएंगे, जैसा हमने पहले देखा था लंबी सफेद चमकती, तो उन सब में हमेशा अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे मैं स्कूल से आता हूँ, खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ, तो यहाँ पे हम बहुत थोड़ी सी देर के लिए रुके हैं। हाँ नहीं को और संबोधन शब्दों के बाद हम जब किसी चीज के लिए हाँ कहते हैं या हम नहीं कहते हैं या हम किसी को संबोधन कर रहे हैं उसके नाम से या कैसे भी, तो उसके बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है, नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, दिव्या जरा यहाँ तो आना। तो इस सभी जगहों पे हम थोड़ी सी देर के लिए रुकते हैं। समुच्चय बोधक अवयवों से पहले, ठीक है, समुच्चय बोधक यानी कि जहाँ पे कुछ एक जो वाक्य है वो दूसरे वाक्य पर आश्रित हो या मुख्य हो। जैसे जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। तो यहाँ पे दो अलग अलग वाक्य हैं और एक वाक्य जो दूसरा वाला वाक्य है वो पहले वाले पर आश्रित है। तो यहाँ पे भी जब हम दोनों वाक्यों के बीच का अंतर दिखा रहे हैं तो उस समय भी हम इसका प्रयोग करेंगे। उपवाक्यों की पृथकता दर्शाने के लिए जो उपवाक्य होता है वो दूसरे वाले से कैसे अलग है, ये दिखाने के लिए भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अब वे प्रसन्न थे, जैसे उन्हें जो पाना था पा चुके थे, ठीक है। तो उपवाक्य जो हैं ये मुख्य वाक्य से अलग अलग भी हैं, तो उस चीज के लिए भी हम यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। किसी का पता, अभिवादन या समापन करने के लिए भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पता लिख रहे हैं, पता 16A सिविल लाइंस, ठीक है, नई दिल्ली। अभिवादन में जैसे हम लिखते हैं प्रिय बहन, आदरणीय भाई साहब, जो पत्र के अंदर आपको ये बहुत ही ज्यादा जरूरी ध्यान देना है कि पत्र के समय हम ये सब करते हैं, ठीक है। समापन के समय पे भी हम ऐसे ही लिखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द युग्मों को अलग करने के लिए, ठीक है, जैसे सुख दुख, फिर ये शब्द के युग्म हैं, इन शब्द युग्मों को अलग अलग करने के लिए भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न चिन्ह की। इसका प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, ठीक है। जो भी प्रश्न सूचक जो वाक्य होते हैं उनके अंत में हमेशा प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर हम इस चिन्ह को हटा दें और कोई भी चिन्ह ना लगाएं तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कैसे पता चलेगा कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है या कुछ और कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये चिन्ह लगाना जरूरी है। विस्मयादि बोधक होता है मन के अलग अलग भावों को प्रकट करने के लिए। जैसे मन के हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, क्रोध आदि भावों को प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनके आगे विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है। जैसे उफ, इस शोर को सुनकर मैं परेशान हूँ। तो यहाँ पे जो ये उफ है मतलब एक मन का भाव प्रकट हो रहा है कि कोई व्यक्ति परेशान हो गया है, तो दुख का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है, या फिर बोरियत का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है। अब है निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले विवरण को संकेतिक करने के तथा संवादों के पहले वाक्य के प्रवाह के आगे आने वाली संज्ञा को संकेतिक करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई विवरण, हमने कोई बात कही है, ठीक है, और उसके बाद कोई विवरण दिया जा रहा है उसके आगे, तो उसको संकेत करने के लिए कि आगे विवरण क्या है। जैसे यहाँ पे जैसे लिखा है उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना ये चिन्ह, तो ये निर्देश कर रहा है कि आगे ये कुछ कहना चाह रहा है। जैसे जब कोई संवाद हम किसी के बारे में बताते हैं कि उसने ये कहा, तो हम पहले उसका नाम लिखते हैं, फिर हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिससे पता चले कि ये जो वाक्य है ये वो व्यक्ति ने कहा है। आगे हम बात करते हैं योजक चिन्ह के बारे में। समास करते समय पुनरुक्त शब्दों के मध्य में समानार्थी शब्दों के योग में शब्दों की आवृत्ति होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम वाक्य को समास करते हैं, ठीक है, उस समय पे हम इसका प्रयोग करते हैं योजक चिन्ह का। या फिर जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उनकी आवृत्ति जब बार बार हो रही होती है तो उस समय पे भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे समास करते समय तुम सा यानी तुम्हारे जैसा, ठीक है। अब यहाँ पे रे और जैसा का हटा के तुम सा कर दिया, ठीक है। राधा के जैसी, राधा सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समानार्थी शब्दों के योग में जैसे पुनरावृत्ति इन्होंने बताई है, कभी कभी,
तो यहाँ पे कभी कभी एक ही अर्थ वाले शब्द हैं जो बार बार प्रयोग में आ रहे हैं, तो उनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। लाघव चिन्ह शब्द को संक्षिप्त लिखने के लिए उसके पहले वर्ण के सामने लाघव चिन्ह लगाते हैं। जैसे ठीक है, लाघव क्या होता है, ये उसका छोटा रूप है। लाघव यानी छोटा रूप है। किसी बड़े का जब हम छोटा रूप लिखते हैं तो उसके आगे लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है, जिससे कि पता चले कि इसका कोई बड़ा अर्थ है। जैसे डॉ यानी कि डॉक्टर, यानी उत्तर प्रदेश। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इकहरा और दूसरा होता है दुहरा। ठीक है, ये अभी आगे बताते हैं कि इकहरा का प्रयोग और दुहरा का प्रयोग कहाँ होता है। इकहरा इसका प्रयोग किसी रचना या किसी का उपनाम लिखते समय किया जाता है। ठीक है, हम या तो किसी रचना का नाम लिख रहे हैं या फिर हम किसी व्यक्ति का उपनाम लिख रहे हैं। उपनाम यानी दो नाम जो होते हैं, एक तो मूल नाम जो होता है, साथ ही उनका ऐसा नाम जो अलग से लिया जाता हो, तो उस नाम को भी लिखने के लिए हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गोदान प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो यहाँ पे पुस्तक का नाम लिखा जा रहा है। श्री रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं, तो रामधारी सिंह जो ये इनका मूल नाम है और इनका उपनाम क्या है, दिनकर। तो ये उपनाम लिखते समय पे भी हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो भी इकहरा उद्धरण चिन्ह। अब दोहरा उद्धरण चिन्ह, इसका प्रयोग प्रत्यक्ष कथन तथा किसी पुस्तक की पंक्ति या अनुच्छेद को ज्यों का त्यों उद्धृत करते समय होता है। ठीक है, कब कब होता है इनका प्रयोग, जब हम किसी प्रत्यक्ष कथन को लिखते हैं, यानी किसी ने जो बात जैसी कही है हम ठीक वैसी की वैसी लिखें, अपनी तरफ से हम एक भी शब्द उसमें न जोड़ें तब, या फिर किसी पुस्तक की पंक्ति या किसी किताब में से उठा करके ऐसे की ऐसी पंक्ति हम उठा के लिख दें, तो उस समय, ताकि जो ना दोहरे उद्धरण चिन्ह होते हैं, इससे ये पता चलता है कि जो हम लिख रहे हैं ये हमारा स्वयं का रचित नहीं है, बल्कि इसे हमने कहीं से लिया है। या फिर हम किसी अनुच्छेद को ज्यों का त्यों लिख दें। ठीक है, पूरा का पूरा अनुच्छेद जब हम कहीं से उठा करके, जैसे हम कहते हैं ना पैराग्राफ, तो पूरा का पूरा जो अनुच्छेद हम उठा के लिख देते हैं, तो उस समय पे भी हम यही करना होता है। तो ये दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये पूरी की पूरी लाइन उनकी स्वयं की कही हुई है। इसमें अगर हम कोई और शब्द जोड़ दें या कोई और बात जोड़ दें तो हम इसमें इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा सकते हैं, अन्यथा हम इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह ही प्रयोग करेंगे। महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ, ये एक वाक्य है, हो सकता है ये किसी किताब से उठाया गया सीधा सीधा कथन हो। ठीक है, गांधी जी ने कहा था करो या मरो। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम जैसा ज्यों का त्यों हम जब उठाएंगे तो हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कोष्टक चिन्ह किसी भी पद या पदबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या किसी वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या फिर नाटक में कथन के पूर्व पात्र की चेष्टादि का चित्रण करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? पदबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, कोई पदबंध है उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए, या फिर किसी वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कि ये वाक्य का आंसर और इसका अर्थ क्या होगा, या फिर किसी नाटक में किसी कथन जो कोई जो पात्र है वो कोई कथन कह रहा है, तो उससे पहले उसके भाव क्या है, उसके मन के भाव क्या है, उसे दर्शाने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राजा गुस्से से, अब ये मन का भाव बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने बोला पदबंध का अर्थ करने के लिए, किसी चीज का जब हम अर्थ दे रहे होते हैं, कोई शब्द हमने लिख दिया, इसका अर्थ क्या है? राजीव मृदुभाषी। ठीक है, मृदुभाषी यानी कि मीठा बोलने वाला। तो जो भी शब्द के बाद हम कोष्टक चिन्ह लगा के वाक्य शब्द लिखेंगे तो इसका मतलब वो आगे वाले शब्द का अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, अब त्रुटिपूर्ण चिन्ह, वाक्य में गलती से जब कुछ छूट जाता है तब उपयुक्त शब्द ऊपर लिख दिया जाता है, उसे दिखाने के लिए त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हवाई महल बनाने वाले सफल नहीं होते। अब मान लीजिए यहाँ पे एक कभी शब्द जो हमसे छूट गया तो उसे क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम इस प्रकार त्रुटिपूरक चिन्ह लगा के और उस शब्द को ऊपर लिख देंगे, जिससे पता चलेगा कि ये शब्द यहाँ पे प्रयोग होना था। विवरण चिन्ह, कोई विवरण या विशेष जानकारी देने से पूर्व इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई विवरण दे रहे हैं या कोई हम विशेष जानकारी दे रहे हैं तो उससे पहले हमें ये चिन्ह लगाना होता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं। अब ये मुख्य जानकारी हम दे रहे हैं ना कि संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये बताने के लिए, कोई विशेष जानकारी देने के लिए होता है। तो मैंने इसमें आपको पूरे सभी विराम चिन्हों के बारे में बता दिया है, विस्तार से मैंने आपको समझा दिया है। अब आप इसका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।